हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में, जहां पर बहुत ही बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है इंडिया ट्रेड डिफिसिट में चाइना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेंशंस एस्केलेट हुए हैं बॉर्डर पर इंडिया चाइना में, और दोनों के बीच गलवान वैली में क्लैशेस भी हुई 15 जून 2020 को, जहां पर लगभग भारत के 20 जवान शहीद हो गए। यहां तक कि कैजुअलिटीज़ चाइना की तरफ से भी रही, जहां लास्ट वीक से ये झमेला पूरे एरिया में वहां गलवान वैली के अंदर चल रहा है। साथ में पेंडुलम लेक के अंदर भी ये क्लैशेस चल रही है। लेकिन इसके बाद जो इंटेंसिफिकेशन आई है, खासकर बॉयकॉटेशन ऑफ चाइनीज़ गुड्स के अंदर, चाइनीज़ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हो रहा है जगह जगह पर। यहाँ तक कि इंटेंस बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है, इसके साथ मार्केटिंग भी हो रही है बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स की, और हमारे जो लोकल गुड्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलने का यहाँ पर आसार है। अब यहाँ पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा जो बहुत ही चौंकाता है हम सबको, दैट इज़ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इंडियाज़ ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट के अंदर चाइना के साथ बहुत ही बड़ा डिक्लाइन आया है, यानी हमारा जो व्यापार है उसमें बहुत ही कमी आई है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड डिफिसिट है ये 19-20 का है फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पर ये 31 मार्च 2020 तक का डेटा है, जहाँ पर चाइनीज़ गुड्स को लेकर एक आक्रोश का माहौल है लोगों में। जब जवानों को शहीद किया गया वहाँ पर, तब से ही लोगों के बीच एक आक्रोश है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि USD 65.26 बिलियन का इंपोर्ट हुआ जाता था इंडिया के द्वारा चाइना में, और चाइना जो इंपोर्ट करता था वो था 16.6 बिलियन। लेकिन इस साल ये जो डिफिसिट है ये 48.66 बिलियन हुआ है, यानी कि जितना हम इंपोर्ट 65.26 चाइना से करते थे वो इस साल घटकर 48.66 बिलियन हुआ है फिस्कल ईयर 1920 में। साथ ही ट्रेड डिफिसिट जो है वो चाइना के साथ फिस्कल ईयर 18-19 में 53.56 बिलियन था, यानी कि लगभग 53 बिलियन डॉलर का व्यापार था, और अब उसमें लगभग 5 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है, यानी कि ये हाईएस्ट रिकॉर्डेड ट्रेड डिफिसिट जो है वो 63 बिलियन की 18-19 में ये घटा, और आने वाले 19-20 में ये और घटा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिस्कल ईयर 2017-18 में बायलैटरल ट्रेड जो दोनों कंट्रीज़ के बीच हुई थी, वहाँ पर ऑल टाइम हायर रिकॉर्ड बना था 84 बिलियन USD का कारोबार होने पर। लेकिन डिक्लाइन जो हुआ है वो FDI के अंदर हुआ है रिसेंटली, और जिसके कारण ये जो गिरावट आप देख रहे हैं 65.26 बिलियन का इंपोर्ट, अब हम लोग 53.56 का इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये घटकर फिस्कल 19 में 48.6 बिलियन तक का कारोबार हो चुका है। इसके साथ ही एक और चीज़ जो निकल कर सामने आ रही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो FDI होती है चाइना से इंडिया की तरफ, उसमें काफ़ी शार्प डिक्लाइन आई है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 163.78 मिलियन की FDI जो थी वो 19-20 में हुई है, जो 18-19 में 229 मिलियन की हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी एक शार्प डिक्लाइन है, आप जैसे देख सकते हैं लगभग। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं। चाइना जो हमेशा से एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इंडिया का, वो मेजरली कंट्रीब्यूट करता है इस इकोनॉमी में। खासकर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं या फिर जो जेम्स है या छोटे मोटे जो गुड्स होते हैं वो चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। भारत मेनली अपने नेबर से इंजीनियरिंग गुड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो आते हैं, साथ में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, ये चाइना से इंपोर्ट करते आया है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि चाइना को भारत देता क्या है, यानी एक्सपोर्ट क्या करता है भारत चाइना को। तो चाइना को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेशन जो होता है वो मेजरली होता है मिनरल ऑयल्स का, ऑर्गेनिक केमिकल्स का और मिनरल फ्यूल्स का। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है कि चाइनीज़ FDI जो पिछले कुछ सालों के अंदर घट रही है, इस साल जो घटी है, इसका मीनिंग ये है कि जो चाइनीज़ बड़ी फर्म है जैसे कि अलीबाबा हो गया, उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील, डिजिटल वॉलेट पेमेंट, जोमेटो, इन सब में इन्वेस्ट करके रखा है। क्योंकि FDI घटेगा तो इन कंपनीज़ के ऊपर कैपिटल का प्रभाव पड़ेगा, और उनका जो बिज़नेस है वो डिप होने के चांसेस है, क्योंकि इन्वेस्टर जब भी किसी ट्रेड डिफिसिट में डिक्लाइन देखता है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में। इसके साथ ही इंडिया ने अपनी FDI पॉलिसी को चेंज भी किया है अप्रैल में, जहां पर वो सारे स्टेक्स को देख रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज़ जब किसी ने इन्वेस्ट करेगी, हमारी गवर्नमेंट उन इन्वेस्टमेंट्स को देखने वाली है, और सेंटर के अप्रूवल के बाद ही वो ये काम कर सकती है। इसके साथ ही जो हुआई की कंपनी है, रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि
जो बड़े बड़े स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं उन पर वैट बढ़ाया जा सकता है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जहां पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, खासकर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, या फिर हुआई की जो 5G की कंपनी है वो नेटवर्क बिल्डिंग में इंडिया को सबसे बड़ा मानती है, तो वो मार्केट लूज़ कर सकती है वो इंडिया के अंदर। तो ये एक मिक्स सिचुएशन है दोनों इकोनॉमीज़ के लिए। ये दोनों के लिए एक नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि एशिया की दो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ और सबसे बड़ी पॉपुलेशन वर्ल्ड की अगर मिलकर ऐसा क्लैश करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर की जो अमेरिकन फर्म्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा इमर्जर है एशिया रीजन के अंदर इकोनॉमी का। तो ये उनको एक बहुत बड़ा घाटा लग सकता है, और साथ में ये इंडिया के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा घाटा होगा इंडिया के इकोनॉमी को डिप करेगा। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि इस सिचुएशन पर हम लोग ये एनालाइज करके यही रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दोनों पार्टीज़ को इससे नुकसान है, कोई एक पार्टी इससे हारेगा नहीं। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही चाइनीज़ फर्म्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर घटेगी तो इंडियन लोकल यूनिट्स को बढ़ा, साथ में यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो पिछले कुछ सालों से डिप कर रहा है उसको बढ़ने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है और उनको छूट देती है, कुछ डिस्काउंट्स देती है, साथ में मार्केट को लीज करती है, रेगुलेटरी एक्ट्स को कम करती है, और जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है उसको भी थोड़ा सा सरल करती है, तो यहाँ की जो लोकल फर्म्स है उनको बिजनेस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और इससे लोकल गुड्स भी प्रमोट होगा, जो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए भारत के लिए काफ़ी किफ़ायती हो सकती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एक सेगमेंट रखते हैं इंपॉर्टेंट MCQs का फॉर द डे, तो मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है USD 250 मिलियन लोन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का किस इंडियन स्टेट को, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने लगभग 250 मिलियन लोन कौन से स्टेट को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अलॉट किया है। आपके ऑप्शंस है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु को अप्रूवल दिया है लोन्स के लिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो रिसेंट हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने अगर देखी जाकर उसको एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है, तो ये जो इन्वोक किया गया है इसको किस एक्ट के तहत किया गया? आपके ऑप्शंस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फॉरेन ट्रेड एक्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन एक्ट। इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर तुरंत देखिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इसको इन्वोक किया गया है, जहां पर प्रूडेंशियल ऑर्डर के तहत ये सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भारत के खतरा पहुंचाता है, साथ में प्राइवेसी कंसर्न्स भी रहे हैं, जिसके कारण ये इस एक्ट के अंदर आता है। इसके साथ ही एक और सवाल जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और इसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन जून 29? 29 जून को किए गए सेलिब्रेशन में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे में थीम क्या रखा गया था? आपके ऑप्शंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 और 5, ऑनरिंग PC महानुभाव, स्टैटिस्टिक्स इज लाइफ और इंडियन स्टैटिस्टिक्स। इसका सही आंसर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।